हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। और फोर्स लगता है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना। जब किसी बॉडी के पास नेट फोर्स होते हैं तो एक्सेलरेशन भी आता है, तो फिर उस बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसी पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me इनिशियली एट रेस्ट मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मास me है और इनिशियली वो रेस्ट में है, मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम t1 लगता है। एंड ए प्रोटॉन ऑफ मास mp ऑल्सो इनिशियली एट रेस्ट टेक्स टाइम t2 टू मूव्स थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रोटॉन को कितना टाइम लगता है? t2 टाइम लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना है? mp है। देन पूछ रहा है कि t2/t1 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ, तो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। लेट E इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करने में, मान लो ये डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है, ठीक है। ये d डिस्टेंस कवर करने में एक इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, E इंटू ई फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। और ये फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन अपने को आएगा फोर्स अपॉन में मास। ये फोर्स होता है ना, ये फोर्स निकला। और फोर्स अपॉन में मास रखेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिमिलरली एक प्रोटॉन को रखेंगे तो प्रोटॉन को कितना टाइम लगता है? t2 टाइम लगता है कवर करने में इस डिस्टेंस को। इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है? t1 टाइम लगता है, ठीक है। तो t2/t1 की रेशियो पूछ रखा है। तो हमें क्या चाहिए कि सर इसमें एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करवाएंगे तो क्या लगाएंगे? मोशन का इक्वेशन लगाएंगे। और मोशन का इक्वेशन लगाते हैं तो s = ut + ½ at² या v = u + at। एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन तो होगी भी क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? E इंटू ई, F = F लिखता हूँ, कितना होगा बोलो? चार्ज और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का Fe अपॉन में me, है ना। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, F अपॉन में m कितना होगा? E अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दे रखा है me, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना मिलेगा सर? फोर्स ऑन प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितना लगेगा? सेम फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है, ई का वैल्यू दोनों में सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू सेम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सर ई सेम होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई भी सेम होगा। तो हम इसके फोर्स के वैल्यू लिखते हैं E इंटू ई अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हम इसमें मोशन का इक्वेशन लगा रहे हैं। मोशन का इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होता है? डिस्टेंस = S = होता है ut + ½ at², है ना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस दे रखा है d = u कितना है? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सर इनिशियली रेस्ट है, इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट में है और प्रोटॉन भी रेस्ट में है, तो u = 0 और up = दोनों 0 दे रखा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0 है और प्रोटॉन भी 0 है, इसको हमने ये मान लिया। तो यहाँ से ये चीज़ दे रखा है तो u 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ut 0 हो गए। बचा कितना? ½ at²। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देखो क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है E अपॉन में me, और टाइम कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए? t1 टाइम है तो t1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोटॉन कितना मिलेगा? प्रोटॉन आ जाओ, क्या होगा देखो, डिस्टेंस सेम कवर करता है d, और u भी 0 है, प्रोटॉन का भी 0 है, तो ut भी 0 हो गया।
तो हाफ AT² मतलब हाफ, और एक्सलेशन कितना है प्रोटॉन का, E अपॉन में MP, ठीक है। और टाइम कितना लगता है, T2 टाइम लगता है इसको। ये कौन सा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो देखो ये भी डी है, ये भी डी है, तो इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि d इक्वल टू हाफ ये दे रखा है, ये भी d इक्वल टू दे रखा है, दोनों d का इक्वल टू है, तो आप इसके बराबर इसको रख सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, हाफ और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, ई अपॉन में ME T1² अपॉन में E हाफ कैपिटल E अपॉन में MP T2², ठीक है, T2²। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हाफ भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो T2/T1 भेजना है, तो अपन T1 को इस साइड भेज रहे हैं, तो क्या बनेगा, T2/T1 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये MP इस साइड आ जाएगा, MP अपॉन में ME, ठीक है। इसको देखोगे क्या मिलेगा यहाँ से, इसको T2/T1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू MP/ME मिला, है ना। इस पावर को उस साइड लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम दोनों साइड रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, क्या मिल जाएगा अपने को, इसको T2/T1 इक्वल टू MP/ME का पावर 1/2 मिलेगा, है ना। ये 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा इस तरह समझ सकते हो कि दोनों को स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मोशन का इक्वेशन हम लगाएंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल का मोशंस क्वेश्चंस में आ रहा है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और हम फिर फाइंड कर लेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो आपको पता है कि सर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ कुछ भी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को पहले पढ़ लेते हैं, जो कि है एरिया, ठीक है। आप लोग पहले से भी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन कुछ इस एरिया के बारे में जानते हैं। क्या एरिया के बारे में, सर एरिया होता क्या है, सभी को पता है एरिया क्या होता है, ठीक है। पर एक चीज़ नहीं पता होता है जनरली, वो क्या है कि एरिया कौन सा क्वांटिटी है, एरिया कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम अभी तक स्केलर की तरह उसको ट्रीट करते आ रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी को एरिया फाइंड करना होता था तो क्या कर लेते थे, सर मान लो एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते थे, हाँ, इस तरीके से फाइंड करते थे, कोई डायरेक्शंस हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसका डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शंस क्या होता है, एरिया का डायरेक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो एरिया का डायरेक्शंस, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू B। और इसका डायरेक्शंस क्या होता है, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शंस होता है, ठीक है। इसके सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब बोले तो जस्ट इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका डायरेक्शंस होगा, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो L इंटू B क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस को शो करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर हमने एक क्या किया, यूनिट वेक्टर लगा दी n कैप, तो ये क्या बन गया, अपने को वेक्टर क्वांटिटी बन गया, है ना। तो एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या निकला यहाँ से, L इंटू B n कैप,
है ना। इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझते हैं, ठीक। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरीके से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक अपने को सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे क्या बोला हमने, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कोई बोलेंगे सर ये ऊपर की ओर होगा, नीचे भी तो नॉर्मली हो सकता है, बिल्कुल। ये 2D सरफेस है, तो 2D सरफेस में दो डायरेक्शंस देख रहे हो, बाहर की तरफ भी नॉर्मली हो सकता है, अंदर की तरफ भी नॉर्मली हो सकता है, दोनों आप कंसीडर कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। एरिया का डायरेक्शंस 2D फिगर है ना, ये 2D फिगर में इस सरफेस के आउटवर्ड्स भी बाहर की तरफ भी एरिया हो सकता है, एरिया का डायरेक्शंस, और अंदर की तरफ भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ये देखो एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर होगा तो क्या होगा, स्फीयर में क्या होगा, बाहर की तरफ ये 3D फिगर होता है, स्फीयर क्या होता है 3D फिगर, तो बाहर की तरफ इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ इसका एरिया का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, बाहर की तरफ एरिया का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्या इसका अंदर की तरफ एरिया का डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। 3D फिगर में जो डायरेक्शंस होंगी एरिया का, वो ओनली आउटवर्ड टू द सरफेस होंगे, बाहर की तरफ ही इसके डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। लेकिन 2D फिगर में क्या था, 2D फिगर है तो नॉर्मली आउटवर्ड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मली इनवर्ड्स भी हो सकते हैं, है ना, दोनों डायरेक्शंस करेक्ट है। लेकिन आप 3D फिगर की बात करें तो 3D फिगर में अंदर की तरफ नॉर्मली आप नहीं लोगे, इसका डायरेक्शंस नॉर्मली अंदर की तरफ नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ, सरफेस के बाहर परपेंडिकुलर होंगे, सरफेस के बाहर परपेंडिकुलर ही उसकी डायरेक्शंस होंगे एरिया का, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ क्या है, ये एक सिलेंडर है, 3D फिगर क्लोज फिगर, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ओनली आउटवर्ड्स होंगे, एरिया के नॉर्मली होंगे इसका एरिया का डायरेक्शंस, इस सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगे एरिया का, लेकिन क्या अंदर की तरफ होंगे, नहीं, ठीक है। तो मान लो देखो इस सिलेंडर में 3 सरफेस दिख रहा है, 3 सरफेस दिख रहा है, एक तो अपर सर्कुलर सरफेस, लोअर सर्कुलर सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्शंस होंगे एरिया का, कर्व्ड सरफेस का भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और जो सर्कुलर सेक्शन ऊपर है इसका क्या होगा, अपर की तरफ नॉर्मली, ठीक है, नीचे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो क्या होगा, आउटवर्ड्स होंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरिया के डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं। फॉर 2D सरफेस, फॉर 2D स्ट्रक्चर ओपन सरफेस को समझे, बोथ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज करेक्ट, बोथ डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर इज करेक्ट, अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन को हम करेक्ट मानते हैं। 3D फिगर के लिए या फिर क्लोज फिगर के लिए कहे तो ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं, किसके लिए, 3D फिगर के लिए, ठीक है। तो 3D फिगर के लिए डायरेक्शंस क्या होगा, ठीक है, एक तो क्लियर है सबसे पहले कि जो एरिया की डायरेक्शंस होगा सरफेस के नॉर्मल होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर हो, कैसा भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शंस होंगी, ठीक है। 2D सरफेस है तो 2D सरफेस में क्या होगा, अपने को बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, ठीक है। और इसकी बात करें, क्लोज फिगर की बात करें या फिर 3D फिगर की बात करें तो ओनली आउटवर्ड होंगे, बाहर की तरफ एरिया का डायरेक्शंस होता है, ये याद रखें, ये अपने को मदद करेंगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है। क्या बताता है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस से
परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लेंथ पास हो रही है, ठीक है, कितनी फील्ड लेंथ पास हो रही है। मान लो ये फील्ड लेंथ है, ठीक है, फील्ड लेंथ है, ये फील्ड लेंथ है ना। तो ये फील्ड लेंथ है, तो कितनी फील्ड लेंथ है, 1 2 3 4। तो देयर 4 फील्ड लेंथ पासिंग थ्रू दिस सरफेस, देन यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 4, है ना। तो कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, फील्ड लेंथ काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लेंथ होंगे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हो। ये चीज़ की एसआई यूनिट होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। आपको तो ये पता है कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फाई से, फाई ई लिख देता हूँ, ठीक है। कहीं कहीं फाई लिखा होता है, कहीं पर फाई भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बताया मैंने अभी तक कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली सरफेस से कितना पास कर रहा है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो सिंपल सा है। हाँ, ध्यान रखना, सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, दैट मस्ट बी पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मली पास होनी चाहिए सरफेस के। हमें ये चीज़ देखना है कि सरफेस के नॉर्मली कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उसी को काउंट करेंगे, ठीक है। जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे नॉर्मली उसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ये तो पता हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना पता हो गया, ठीक है। फील्ड लाइंस कब ज़्यादा होता है, फील्ड लाइंस कब ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगे, और फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। अब देखो, एरिया ज़्यादा ले लोगे, एरिया ज़्यादा ले लोगे, एरिया यदि ज़्यादा होंगे, किसी सरफेस का एरिया ज़्यादा होंगे तो ये फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे तो फ्लक्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा फ्लक्स। फिर से बताता हूँ, ये एरिया ज़्यादा होंगे, जैसे मान लो कि फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस तो पास नहीं हो रही है ना, ये फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है क्योंकि एरिया यहीं तक है, तो सिर्फ इतनी फ्लक्स है, 1 2 3 4 के बराबर फ्लक्स है। ये भी फील्ड लाइंस बाहर से जा रही है, ये एरिया में कंसीडर नहीं हो पा रहा है। इस एरिया में क्या ये पास हो रही है, नहीं हो रही है, ये फील्ड लाइंस 1 2 3 4 ये सब पास नहीं हो रही है। लेकिन एरिया बड़ा होता तो क्या ये सब सारा फील्ड लाइंस पास हो जाती, और ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होती तो फ्लक्स भी ज़्यादा होता। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एरिया ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे, और फील्ड लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे तो फ्लक्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि फाई जो है ये ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। यहाँ तक सही है। एक चीज़ और इसमें टर्म्स है एंगल, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलर पास करता है उसी को काउंट करते हैं, परपेंडिकुलरली कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है एरिया का। और एरिया का डायरेक्शन आपको पता है क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शंस होता है। तो इसमें हमें एक चीज़ और है कि ई फाई ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैसे आता है इसको समझिए, आगे समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएंगे समझ में कि कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है फाई, ठीक है।
देखिए मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस है, और अपने पास मान लो ये कार्ड है, ठीक है। यदि कार्ड को आप इस तरीके से रखोगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा, मान लो इस तरह से पास हो रहा है, फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस है। तो ये फील्ड लाइंस देखो ऊपर से पास हो गया, ऊपर से पास हो गया, क्या इस सरफेस से पास हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि सरफेस जो है, सरफेस की डायरेक्शन इस तरह से डायरेक्शंस है ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन थीटा कितना है, यहाँ से 90 डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर एरिया का डायरेक्शन है। तो एरिया का डायरेक्शन यदि 90 डिग्री पर है तो आपको क्या पता लग रहा है कि सर ये फील्ड लाइन ना सारे के सारे पास हो जाएंगे, इससे पास नहीं होंगे, सरफेस से पास नहीं होंगे। लेकिन इसी सरफेस को क्या करो, आप क्या करो, इस तरह से कर दो, इस तरह से, ठीक है, हमने वर्टिकली कर दिया। अब जो फील्ड लाइंस होंगे, ये फील्ड लाइंस होंगे, अब बहुत सारे फील्ड लाइंस सरफेस से पास हो जाएंगे, देख रहे हैं, ये फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे, ये फील्ड लाइंस आराम से पास हो जाएंगे इससे। ये वाली सरफेस देख लो, बहुत ज़्यादा सरफेस है ये, अब बहुत ज़्यादा ये सरफेस है, तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे, और इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि फ्लक्स इस बार होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक बात, एंगल कितनी होगी, तो देखो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शंस, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, देख रहे हो, एरिया का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, और 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होगा। देख रहे हो बहुत ज़्यादा सरफेस है पास करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सरफेस है, इससे पास हो जाएंगे, ठीक है। जबकि हम ऐसे कर देंगे तो कैसे पास होगा, सारा ऊपर से चले जाएंगे, नीचे से चले जाएंगे, इस सरफेस से पास नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या होना चाहिए फ्लक्स के लिए कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में रखेंगे तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगे। और मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगे कब, जब एरिया का डायरेक्शन ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में है। इसका मतलब थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा 0 डिग्री है, और थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। थीटा 0 डिग्री होता है तो फील्ड लाइंस ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो, थीटा यदि हम 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शंस है, और ये एरिया का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शंस है। आप वर्टिकली रखोगे इसको, सरफेस को, तो डायरेक्शन क्या होगा एरिया का, परपेंडिकुलरली, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। और इस तरह से डायरेक्शंस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, और दोनों सेम हो गया, इसका मतलब एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। और कॉस 0 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलता है कॉस का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगे तो फ्लक्स भी ज़्यादा होंगे, तो कॉस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। हम तीनों क्वांटिटी को एक साथ कंबाइन करते हैं तो फाई अपने को आता है कि ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ई ए कॉस थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में आप लेके जाओगे तो क्या होगा, ई डॉट ए, क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ई डॉट ए हम इसको लिख सकते हैं। ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, या फिर ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। तो इस तरह से फ्लक्स हम इसको लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ से, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से फाई ई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ वाले लेते हैं, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो ध्यान रखना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया, क्या एक्सप्रेशन है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई डॉट ए, ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा अपने को, फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, फ्लक्स की वैल्यू देखो निकल के आ जाएगा। अब देखिए कि मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस में छोटा सा एरिया ये कंसीडर करते हैं,
छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। छोटा सा एरिया को मान लेते हैं ये ds एरिया है, ठीक है, ये एरिया ds है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। तो फ्लक्स कितना मिलेगा, डी फाई मिलेगा। क्यों डी फाई, क्योंकि छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया से छोटा सा ही फ्लक्स पास करेगा, कम पास करेगा, कम फील्ड लेंथ पास करेंगे, और कम फील्ड लेंथ पास करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो हम इसको डी फाई माना है, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या मिलेगा यहाँ से, ds वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। नेट फ्लक्स के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई नेट इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, डी फाई का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या मिलेगा, ई डॉट ds, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, ई को बाहर ले लेंगे, ठीक है, ई को बाहर ले लेंगे, ठीक है। इसको एक बार और लिख लो, क्या निकलेगा, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा लिख लेते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। ई डॉट डी एस को क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस को क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई को बाहर करेंगे, कॉस थीटा को बाहर कर लेंगे। कॉस थीटा भी क्या होगा, थीटा भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट होगा, तो उसको बाहर कर लेंगे। क्या मिलेगा यहाँ से, ई कॉस थीटा और डी एस वेक्टर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे सारे एरिया क्या आ जाएगा, डी एस क्या है, छोटा सा एरिया, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सारा का सारा एरिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या मिलेगा, ई कॉस थीटा और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। और टोटल एरिया मतलब ए है ना, 0 से लेके ए तक ए मान लो करते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ, ए मिल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा, ये अपने को फाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि मान लो वेरिएबल्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल्स हो, तो हम ई डॉट डी एस निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेरिएबल हो तो हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे ई डॉट डी एस से, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं यूनिफॉर्म है तो कैसे निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा कर देंगे, अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ई ए कॉस थीटा निकाल देंगे, फ्लक्स आ जाएगा। यदि यूनिफॉर्म नहीं हो, वेरिएबल्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल्स हो, तो क्या करेंगे, ई डॉट डी एस कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे जिनको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। देखें, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया है, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम। एरिया कितना, 10 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम। सच दैट प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ई, ठीक है। प्लेन कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री बनाता है विथ ई। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। देखो क्या है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया। अब क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन से, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, प्लेन से 60 डिग्री बनाता है, ठीक है, प्लेन से 60 डिग्री एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 10 मीटर स्क्वायर, ई का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम। मेरे को थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। थीटा निकल जाएगा तो फिर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई ए कॉस थीटा, उसका फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू निकल जाए तो अपना क्वेश्चन मिल जाएगा। फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो थीटा यहाँ तो दे रखा है 60 डिग्री, बट ये थीटा प्लेन के साथ दे रखा है, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ कितना बनाता है। सिंपल लैंग्वेज बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच कितना एंगल है वो चाहिए अपने को, ई और ए के बीच में कितना एंगल चाहिए वो चाहिए। ये नहीं दे रखा है इसने, ये दे रखा है
कि प्लेन ये वाली प्लेन हुआ, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री ये हुआ, तो एरिया क्या होता है 90 डिग्री पर होता है। प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो ये वाली 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना मिला यहाँ 30 डिग्री मिलेगा। कई लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में एंगल दे रखा है 60 डिग्री पुट कर देंगे, नहीं, ध्यान रखना एंगल किसके बीच का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ दे रखा है प्लेन का एंगल दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ई। एरिया नहीं दे रखा है, एरिया मैक्स ऐसा नहीं दे रखा है, प्लेन दे रखा है। तो प्लेन ये है, ये वाली प्लेन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। पर चाहिए मुझे क्या, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल चाहिए। तो ये 60 डिग्री, तो ये मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से थीटा मिल गया 30 डिग्री। तो अब फाइंड कर लो, अपने को फ्लक्स क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर ई ए कॉस थीटा। रखो वैल्यू, ई का वैल्यू कितना रखेंगे 5 न्यूटन पर कूलम, एरिया कितना रखेंगे 10 मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में है, और कॉस थीटा कितना कॉस 30 डिग्री, कितना 5 इंटू 10 इंटू √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, कितना होगा 25√3, तो ये मिल जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, आप इसको ऐसा यूनिट में रखोगे तो वोल्ट मीटर रखो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आप रख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है आर है। ठीक है, आर रेडियस है। इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से, कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होंगे। तो देखो दो सरफेस एरिया है, एक तो ये वाली प्लेन सरफेस जो सर्कुलर सेक्शन दिख रहा है, ये क्या है प्लेन सरफेस, और दूसरा क्या है ये कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जितना यहाँ से इन करेगा उतना ही यहाँ से बाहर होगा, है ना। जितनी फील्ड लाइंस इन कर रहे हैं उतना ही फील्ड लाइंस बाहर हो रहा है। तो जितनी फील्ड लाइंस इन कर रहा है उतना ही बाहर हो रहा है, इसका मतलब जितना फ्लक्स इन कर रहा है उतना ही बाहर हो रहा है। क्या समझ में आया सर? देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये अपने को एक हेमिस्फीयर है, यहाँ दो सरफेस है, एक तो ये वाली प्लेन सरफेस और दूसरा क्या है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो क्या दो सरफेस से फ्लक्स होंगे, एक तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, इस प्लेन सरफेस के कारण पहले निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं प्लेन सरफेस के कारण। क्या मिलेगा सर, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया कितना होगा बताओ प्लेन का, प्लेन का एरिया कितना होगा सर, प्लेन का एरिया ये सर्कुलर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ई और पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा क्या होगा, तो देखो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ये अपने को सरफेस है तो सरफेस का परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा बाहर की तरफ, ये एरिया का डायरेक्शन होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो दोनों 180 डिग्री है, एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा ना, इस वाले जो प्लेन सरफेस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो दोनों 180 डिग्री है। तो क्या करोगे, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1t कॉस 180 डिग्री। ठीक है, और कॉस 180 होता है -1, तो हो जाएगा -1 कितना बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये प्लेन सरफेस के कारण हुआ है ना, प्लेन सरफेस के कारण इतना हुआ। लेकिन आपको ये चीज़ पता है ना, जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उतनी बाहर होंगी, फील्ड लाइंस जितना पास हो रहा है उतना ही फील्ड लाइंस बाहर होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है अपने को कि ये जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगे, फ्लक्स जो बाहर की तरफ आउटवर्ड होंगे वो भी इक्वल होंगे किनके, जितना ये इन कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस सेम होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस प्लेन सरफेस के कारण फ्लक्स क्या आया था, निगेटिव। क्यों आया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन अपोजिट था। लेकिन ये यहाँ पर देखो, ये जो है ये वाली बाहर की सरफेस है,
है ना, ये बाहर की सरफेस है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और एरिया का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना मिल जाएगा। तो फाई कर्व की बात करूं तो कितना मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा यहाँ पे कितना मिलेगा, 0, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है, कॉस 0 कितना होता है 1। इसका मतलब ये जो फ्लक्स मिलने वाले हैं कर्व्ड सरफेस के कारण वही फ्लक्स मिलेंगे जो अपने को प्लेन सरफेस के कारण मिल रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। तो कितना मिलेगा अपने को, फाई कर्व्ड कितना मिलेगा, प्लस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ क्लियर हुआ यहाँ से। सर ये प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस था तो प्लेन सरफेस देख लो, इसका एरिया बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में आओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट था, तो हमने ई ए कॉस थीटा निकाला तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर निकाला। कोई बोलेगा कि इसका एरिया क्यों नहीं निकाला, देखो इसका एरिया इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, तो हर पॉइंट पे एरिया के डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है, तो कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया निकालना कठिन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसी को रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है, इसी एरिया को कंसीडर करके, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में यही एरिया हो जाएगा, तो इसी एरिया को हमने कंसीडर। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सिंपल ये समझना है कि यहाँ से जितनी फील्ड लाइन्स आपको इतना इन कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन्स बाहर होगा, और फ्लक्स क्या होता है, फील्ड लाइन्स होती है ना, फ्लक्स फील्ड लाइन्स होती है, तो जितनी फील्ड लाइन्स उतना फ्लक्स होता है, तो जितना फील्ड लाइन्स यहाँ है उतना ही फील्ड लाइन्स तो यहाँ भी है, उतना ही फील्ड लाइन्स तो यहाँ भी पास हो रही है, तो फ्लक्स भी इतना ही होगा। बस अंतर ये है कि यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव है, यहाँ फ्लक्स निगेटिव है। क्यों निगेटिव है आपको पता है ना, यहाँ एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सर ये वाली चीज़ ना ये निगेटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव आएंगे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो सर नेट फ्लक्स कितना होगा, जोड़ दो सारे एरिया का फ्लक्स, ये वाली एरिया क्या होगा माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाला क्या होगा कर्व वाली क्या होगा प्लस का ई पाई आर स्क्वायर। दो यहाँ सरफेस मिलता था, एक तो प्लेन वाली सरफेस एक कर्व वाली सरफेस, तो दोनों सरफेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जोड़ दो तो अपने को नेट फ्लक्स मिल जाएगा। सर दोनों जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, बिल्कुल नेट फ्लक्स इसका क्या होगा जीरो हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इस सरफेस के कारण, प्लेन सरफेस के कारण कितना होगा तो निकालोगे माइनस ई पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस के कारण क्या होगा तो प्लस का ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम इस पर ज़रूर आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे और भी क्वेश्चन और भी क्लियर होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, ए क्लोज सिलेंडर इज इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं विथ इट एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। मान लो ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसी में क्या किया अपने को एक सिलेंडर को रख दिया, एक सिलेंडर को रख दिया, है ना, एक सिलेंडर को रख दिया, इस सिलेंडर को रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए में। कैसे रखा उसने, पैरेलल टू द फील्ड, उसका एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है, पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के पैरेलल एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, इसमें कितना फ्लक्स होगा, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू इन ईच केस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इन ईच केस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इन ईच केस। क्या मिलेगा, देखो इसमें है कि सर फ्लक्स होता क्या है ई ए कॉस थीटा, लेकिन एरिया यहाँ पे तीन एरिया मिलेगा, तीन सरफेस मिलेंगे। तो सरफेस कौन कौन, देखो यहाँ पे एक तो ये वाली सरफेस है ना, ये सरफेस जो अपने को सर्कुलर सरफेस है, ये वाली सर्कुलर सरफेस और ये वाली क्लोज सरफेस है ना। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या मिलेगा, एक तो ये वाली सरफेस है, एक बाहर वाली सरफेस और ये एक कर्व सरफेस। ठीक है, तीन सरफेस है, एक कर्व सरफेस और दो प्लेन सरफेस, तो तीन सरफेस से अपने को क्या मिलने वाला है, फ्लक्स मिलने वाला है। इसको मान लेते हैं A1, इसको A2 और इसको A3। ठीक है, या S1 S2 S3, S1 S2 S3 ऐसा मान लेते हैं, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3।
तो ये मान लोगे तो तीनों सरफेस से फ्लक्स मिलेगा अपने को। नेट फ्लक्स क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, ठीक है सर। फ्लक्स कितना मिलने वाला है, 3 सरफेस है, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे जो फ्लक्स मिलने वाला है वो नेट फ्लक्स होगा, ठीक है। तो मान लो सरफेस 1 की बात करते हैं, सरफेस 1 की बात करते हैं, तो सरफेस 1 की बात करोगे तो बताओ क्या होगा सर। इसमें क्या है ना कि फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इस सरफेस का ये जो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, है ना। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है। क्लोज सरफेस में क्या होता है, बाहर की तरफ। एरिया का डायरेक्शन ये होगा कितना, एरिया मान लो ए है, क्या मिलेगा यहाँ से A1, ठीक है, और cos 180 डिग्री 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना मिलेगा A1 और A3 सेम है, इसको A मान लेते हैं। A1 बराबर A3 है, इसको A मान लेते हैं, है ना। दोनों सरफेस क्या होगा, सेम होगा, सिलेंड्रिकल है। तो A cos 180 डिग्री -1, तो -1 को मैंने यहाँ लगा दिया, तो माइनस ये निकला। ये वाली सर्फ पहले इसी को देख लो, S3 वाले को। S3 वाले में क्या मिलेगा, सरफेस 3 में क्या मिलेगा, एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना मिला 0 डिग्री, और cos 0 1। तो अपने को ये क्या था, सरफेस 1 के लिए, S1 के लिए S3 कितना मिलेगा 5, ये मिलेगा सर EA cos 0 डिग्री, मतलब E इंटू ए, cos 0 1 हो गया, तो E इंटू ए मिल गया S3 के कारण। अब ये बचा S2 के कारण, क्लोज सरफेस कर्व्ड सरफेस के कारण कितना फ्लक्स होगा, तो 5S2, है ना। 5S2 कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ से EA cos थीटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, एरिया जो भी है एरिया को मान लेते हैं A' मान लेते हैं, cos थीटा, थीटा कितना है, तो देखो ये सरफेस है ना, और सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी एरिया का डायरेक्शन होता है ना। तो एरिया का डायरेक्शन ये हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का कितना एंगल है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो क्या मिलेगा cos 90, और cos 90 होता है 0, है ना। cos 90 होता है 0, कितना मिला 0, तो S2 से कितना मिला 0। तो यहाँ से फ्लक्स की बात करोगे तो फर्स्ट सरफेस से कितना मिला था -E इंटू ए, और ए की बात करोगे तो πr², यदि r रेडियस होगा इसका तो कितना होगा πr², एरिया तो निकाल ही सकते हो। दूसरे से भी कितना होगा प्लस का EA, लेकिन थर्ड जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस जो है सेकेंड सरफेस, इस सेकेंड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इससे फ्लक्स पास हो रहा है 0। कितना नेट फ्लक्स मिलेगा यहाँ से 0, क्यों, क्योंकि इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो, कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। जो भी फील्ड लाइंस पास हो रही है तो इस सरफेस से या फिर इस सरफेस से, ठीक है। यहाँ से इन कर रही है फील्ड लाइंस, यहाँ से आउट कर रही है, तो पास तो दो ही सरफेस से कर रहा है ना। इस वाले सरफेस से तो पास कर नहीं रहा है कि इधर से आ रहा है कोई फील्ड लाइंस, नहीं आ रहा है ना, या फिर इधर से जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा है। सीधा इस वाले सरफेस से फील्ड लाइंस इन कर रहा है, यहाँ से आउट कर रहा है ना। तो इस तरीके से दो सरफेस से ही अपने को फ्लक्स मिलेगा, और नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, तो आप देख रहे हो ये माइनस का EA है, यहाँ प्लस का EA है, तो नेट फ्लक्स क्या मिला यहाँ से 0, नेट फ्लक्स क्या मिला यहाँ से 0। तो ध्यान रखना नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या मिलता है 0 मिला, ठीक है। ये था अपने को पैरेलल टू द फील्ड, इसकी एक्सिस क्या था सिलेंडर का, पैरेलल टू द फील्ड। यदि इसी में ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से सिलेंडर रखा हुआ है ना। तो इस बार देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस वाले सरफेस का एरिया का डायरेक्शन ये मिलेगा, इस वाले सरफेस का जो एरिया होगा इसका डायरेक्शन ये मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया का डायरेक्शन ये, तो क्या इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्या 0 मिलेगा, है ना। और इसके कारण कितना मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री है। एरिया कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से 0, तो ये एरिया के कारण भी फ्लक्स कितना होगा 0। ये एरिया का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एरिया कितना मिलेगा फ्लक्स 0। हाँ, इस बार कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है। कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या है इस डायरेक्शन में, है ना, और कर्व्ड सरफेस का एरिया ये डायरेक्शन है, तो इस बार कर्व्ड सरफेस का एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड E अपने को मिलने वाला है ना। कितना मिलेगा क्या बता सकते हैं। हाँ, तो केस बी में अपने को क्या मिला, यहाँ से केस बी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा सर, ये वाली जो सरफेस है ना कर्व्ड सरफेस उसके कारण मिलेगा कितना, ई डॉट ए, इसका एरिया मान लो ए है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई इंटू ए अपने को ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सरफेस, इस सरफेस से कितना मिलेगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। समझ में आ रहा होगा क्यों होगा जीरो, क्योंकि सर इसका एरिया इस डायरेक्शन में है, इसका भी एरिया इस डायरेक्शन में है। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो फार्मूला में जीरो रखने से पूरी फ्लक्स का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। तो ये एरिया से कोई फ्लक्स नहीं, ये वाली एरिया से भी कोई फ्लक्स नहीं, ओनली ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस से ही अपने को फ्लक्स मिलेगा। कितना मिलेगा सर, ई इंटू ए। यदि ई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए इसकी एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ई इंटू ए क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है।